नमस्कार दोस्तों, हिमाचली उत्तराखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लर्निंग एंड टीचिंग की यूनिट 4 का ये एक और पार्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इससे पहले एक पार्ट पहले लाया था, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाकर के, या फिर उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा। इसी के साथ यहाँ पर आई बटन पे आप प्रेस कीजिएगा ऊपर, और उसके ऊपर वो आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, जिसमें हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग और सिमुलेशन का डिस्कशन किया था। अब हम इस वीडियो में रोल प्ले एंड गेमिंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग टीचिंग इन क्लासरूम, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हो सकता है ये यूनिट की जो मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको ना बने, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि इस यूनिट के इस पार्ट को सब लोग स्किप करते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बहुत ही छोटी रहेगी और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको ये ओवरव्यू देने वाला हूँ कि रोल प्ले एंड गेमिंग आखिर है क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लासरूम टीचिंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग टीचिंग जनरली ये हैं क्या, इन सब के बारे में हम जरूर इसमें डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर देता हूँ। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक छोटा सा एफर्ट है आपके लिए मेरी तरफ से, कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मुझे पहले से माफ़ कर दीजिएगा। और ज़रूर इस वीडियो को ढंग से सुनिएगा। कुछ पॉइंट मैंने लिखे नहीं होंगे नोट्स में, जो कि मैं वर्बली आपको ओरली आपको जो है बताऊंगा, तो वीडियो को सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं रोल प्ले एंड गेमिंग से। इससे पहले हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था और सिमुलेशन किया था। तो दोस्तों, रोल प्ले एंड गेमिंग जो है, इट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग। जब सिमुलेशन करते हो या सिमुलेटेड टीचिंग आप करते हो, उसका एक मेथड है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग मीन्स टू प्ले द रोल ऑफ समवन एल्स। रोल प्लेइंग का मतलब क्या है? किसी और का रोल प्ले करना। इट इज़ द एक्ट ऑफ एज्यूमिंग द आइडेंटिटी ऑफ अदर पर्सन। किसी और पर्सन की आइडेंटिटी को एज्यूम करना एंड देन रिएक्ट एज दे परसीव देयर बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, और उसके बाद रिएक्ट करना उनके बिहेवियर को जानने के बाद। ठीक है, तो ये रोल प्ले एंड गेमिंग रहती है। इन नोट्स में आप इस चीज़ को एज इट इज़ लिखाइएगा। आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। देन रोल प्लेइंग आप करते क्या? रोल प्लेइंग से आपको पता लग गया ना, सिमुलेटेड टीचिंग में जिस तरह से आप रोल्स प्ले करते हैं किसी और के, उसी तरह से रोल प्लेइंग में भी होता है कि आप किसी और बंदे का रोल प्ले करेंगे, ठीक है, और फिर वो बंदा किसी और का रोल प्ले करेगा और आप उनके बिहेवियर को परसीव करोगे, ठीक है, और रिएक्ट करोगे, ठीक है, और रिएक्शन आप दोगे। अब रोल प्लेइंग का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर जो है वो ये है। सबसे पहले प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना। सिमुलेशन में भी हम ऐसे करते थे, प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते थे। उसके बाद एनकरेजमेंट, देन डेमोन्स्ट्रेशन, देन असाइनिंग ऑफ रोल्स एंड प्लेइंग देम, देन फॉलो अप एंड डिस्कशन। तो क्या है? सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। आइए जल्दी से इनको हम देख लेते हैं। दोस्तों, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, छोटे छोटे एक दो लाइंस में आपको मैं समझा दूंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा और पेपर में अपनी लैंग्वेज में लिख करके आइएगा। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, पहला स्टेप जो है रोल प्लेइंग का, वो प्रॉब्लम सिलेक्ट करने से आता है। और ये जो आपने प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी है, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ लर्नर। लर्नर उससे कितना सीखेगा, उस हिसाब से आप प्रॉब्लम जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। और लर्नर को कितना सीखना चाहिए वो भी आपने ध्यान में रखना, मतलब ऑब्जेक्टिव्स आपने याद रखने हैं। तो प्रॉब्लम शुड बी एनकरेजिंग वन एंड शुड हैव सम रिलेशन विद लर्नर्स नियर फ्यूचर, कि लर्नर के आने वाले भविष्य में उसका इस्तेमाल हो। सेकेंड पॉइंट आ जाता है आपका एनकरेजमेंट। ठीक है, एनकरेजमेंट में क्या हो जाएगा? जैसे आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, अब लर्नर जो होगा उसको मोटिवेट करना है कि वो डिफरेंट रोल्स को प्ले करे। ठीक है, डिफरेंट रोल्स प्ले करने के लिए उसे मोटिवेट करना है, उनको मेंटली प्रिपेयर करना है, ताकि वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट रोल्स को प्रिपेयर कर सकें। ये एनकरेजमेंट आपने करवानी है। अनलेस दे आर नॉट मोटिवेटेड टुवर्ड देयर रोल्स, द होल एफर्ट में फेल। अगर वो मोटिवेटेड नहीं होंगे, एनकरेज नहीं होंगे, तो पूरा का पूरा एफर्ट फेल हो सकता है। देन थर्ड पॉइंट इज डेमोन्स्ट्रेशन। अब डेमोन्स्ट्रेशन क्या है? अब जो सुपरवाइजर है वो क्या करेगा? डेमोन्स्ट्रेट करेगा बाय प्लेइंग वन रोल और रोल्स। अब देखो, इतने सारे रोल्स होंगे तो आपको पहले डेमोन्स्ट्रेट कराना पड़ेगा। अगर आप सुपरवाइजर हो तो आपको एक रोल प्ले करके पहले उनको बताना पड़ेगा कि ऐसे करना है। तो डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी है। इससे क्या होता है? लर्नर्स मेंटली प्रिपेयर होते हैं ताकि वो किसी भी रोल को प्रिपेयर कर सकें। देन असाइनमेंट ऑफ रोल्स एंड प्लेइंग देम। अब क्या करना है? सुपरवाइजर क्या करेगा? डिफरेंट लर्नर को रोल्स दे देगा, असाइन कर देगा अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट्स एंड उनकी मोटिवेशन के हिसाब से। कुछ को टीचर का रोल दिया जाएगा, कुछ को बच्चों का रोल दिया जाएगा, और कुछ को सुपरवाइजर का रोल दे दिया जाएगा। अब इन डिफरेंट रोल्स को असाइन करने के बाद लर्नर उन रोल्स को प्ले भी करेंगे। देन लास्ट स्टेप जो है प्रोसीजर का, वो क्या है? वो है फॉलो अप एंड डिस्कशन। अब जैसे उन्होंने अपने रोल्स प्ले कर दिए, डिस्कशन होगा उसके बाद,
जो फैक्ट आपने ऑब्जर्वेशन किया, जो ऑब्जर्वेशन की रोल प्लेइंग के वक्त, उनको आप डिस्कस करेंगे। और ये जो डिस्कशन से क्या होगा, रोल प्लेइंग बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि फीडबैक मिलेगी, सजेशन मिलेंगे, ऑब्जर्वर अपने सजेशन देंगे। और इन केसेस देयर अराइजेज द नीड ऑफ रिवीजन, अगर रिवीजन की ज़रूरत है तो सुपरवाइज़र उन्हें रिवाइज करने के लिए, मतलब दोबारा करने के लिए अलो कर देना चाहिए। और एटीट्यूड जो है सुपरवाइज़र का ऑल एंड ऑल इस पूरे प्रोसीजर में, वो एनकरेजिंग ही रहना चाहिए। अब हम 3 टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। जो 3 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो है रोल प्लेइंग, सिमुलेशन एंड गेम्स। अब रोल प्लेइंग, सिमुलेशन और गेम्स पर अगर मान लो क्वेश्चन आ गया, देखिए वैसे तो मुझे नहीं लगता आएगा, बट हो सकता है अगर आ गया तो आपने कुछ एक पॉइंट्स आपने याद रखने, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखिए, मेरे साथ बने रहिए, और ये थोड़ी बहुत जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगी। रोल प्लेइंग जो है, रोल प्लेइंग में क्या होता है, इट इज़ यूजुअली अनरिहर्स्ड एंड अनप्रिपेयर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, रोल प्लेइंग क्या होता है, अनरिहर्स्ड होता है, अनप्रिपेयर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जिसमें कुछ ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो कुछ रोल्स को एज्यूम करते हैं। ठीक है, और इन ए कंटेक्स्ट कि ये किसी को डराने वाला नहीं है। रोल प्ले क्या करता है, इसकी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन होती है, थोड़े टाइम के लिए है। ठीक है, क्या है, ग्रुप मेंबर एज्यूम सम रोल्स एंड इट इज़ ए शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, इट इज़ ऑफ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। क्यों? क्योंकि कुछ देर के लिए आप टीचर बनते हैं, फिर आप बच्चे बन जाएंगे, फिर जो पहले बच्चे बने थे वो टीचर बन जाएंगे, और फिर बाद में सुपरवाइजर बन जाएंगे। तो क्या है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन का रोल प्लेइंग होता है। ठीक है, ये रोल प्लेइंग के बारे में आप इतना लिख सकते हैं कि इट इज़ यूजुअली अनरिहर्स्ड एंड अनप्रिपेयर्ड प्रॉब्लम। ये कोई रिहर्सल करके नहीं करते हैं आप बस उनको बताते हैं कि ये रोल प्ले करने हैं और आप प्ले करते हैं, या जो दूसरा बंदा है वो रोल प्ले करता है। तो इट इज़ अनरिहर्स्ड एंड अनप्रिपेयर्ड प्रॉब्लम यूजुअली। ठीक है, यूजुअली वर्ड का इस्तेमाल आपने यूज़ करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ये। अनरिहर्स्ड एंड अनप्रिपेयर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्चुअली रोल प्लेइंग क्यों करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देन सिमुलेशन में क्या है, सिमुलेशन में इन सिमुलेशन इनकॉर्पोरेट्स अ सिमुलेटेड मॉडल ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोसेस। इमिटेशन होती है कि रियल वर्ल्ड प्रोसेस का आप एक मॉडल बना के तैयार करते हैं, इमिटेट करते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं। तो सिमुलेशन में क्या इनकॉर्पोरेट होता है, एक सिमुलेटेड मॉडल इनकॉर्पोरेट होता है ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोसेस, including various role plays accompanying the social situation and are governed by formal game rules and operation। इसमें आप रोल प्लेइंग भी कर लेते हैं सिमुलेशन में, और एक कुछ सोशल प्रोसेस है, सिचुएशंस हैं, उनको भी इंक्लूड करता है, और कुछ गेम्स के रूल्स भी इस गवर्न होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और हम कैसे करते हैं थ्रू कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर्स एंड कंप्यूटर्स। सिमुलेशन कैसे की जाती है, सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से और कंप्यूटर्स के माध्यम से। ठीक है, और टीचर को इस केस में सिमुलेशन के वक्त कैसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहिए, उसको ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहिए दैट मस्ट एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। कैसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है आपने सिमुलेशन के लिए, जो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को एनकरेज करे, बढ़ावा दे, वोकेबुलरी डेवलपमेंट में हेल्प करे, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करे। ऐसी सिमुलेशंस टीचर को चूज़ करनी चाहिए। देन गेम्स का क्या मतलब है, जो क्लासरूम में, ठीक है, गेम्स कैन टेक एनी फॉर्म, बट इन क्लासरूम एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स अ कंपटीशन। कोई भी एक्टिविटी क्लास में आप कराते हैं जिसमें कंपटीशन की भावना आए, सोशल इंटरेक्शन हो, और जिसमें प्राइज़ या अवार्ड्स दिए जाएं बच्चों को, उसे हम गेम कहते हैं। ठीक है, अब क्लासरूम गेम एक्टिविटी जो होती हैं वो ग्रेडेड नहीं होती हैं। ठीक है, टिपिकली दे आर नॉट ग्रेडेड। आप जब क्लास में कोई बच्चों को गेम खिलाते हैं, जैसे वर्ड पावर गेम खिला दी, या फिर आपने जीके क्यूज़ करा दिया, ठीक है, तो उसमें क्या है, आप कोई ग्रेडिंग नहीं करते हो, बस उसमें रिवार्ड्स होते हैं, और ग्रेडिंग नहीं की जाती है कि आपको फ्यूचर में भी वो यूज़ करने हैं मार्क्स उनके, नहीं। और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन जो होती है वो अपनी डिज़ायर पर है, अपनी इच्छा के हिसाब से है। लेकिन जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनका भी फ़ायदा होता है। कैसे कि जैसे मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं और 5-6 बच्चे जो हैं वो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, और 4 बच्चे जो हैं उनको देखते हैं। तो जब वो देख रहे हैं, इट मीन्स दे आर ऑब्जर्विंग, और ऑब्जर्वेशन से भी सीखा जाता है। तो ये गेम्स, सिमुलेशन और रोल प्लेइंग के बीच में अगर कुछ आएगा तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, टीचर का रोल क्या रहेगा गेमिंग में। ठीक है, अब जो हम गेमिंग करा रहे हैं इसमें टीचर का रोल क्या रहेगा वो ज़रा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, टीचर्स रोल इन गेमिंग। टीचर जो है मस्ट फॉर्म देयर ऑब्जेक्टिव्स इन ऑर्डर टू डिज़ाइन और मॉडिफाई अ गेम विच मीट्स द नीड ऑफ द क्लास। ठीक है, रोल ऑफ टीचर इन गेमिंग स्ट्रेटजीज अगर आप बोल दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
इन गेमिंग स्ट्रेटजीज आप लगा लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, इन गेमिंग स्ट्रेटजीज। तो रोल ऑफ टीचर क्या होगा? टीचर मस्ट फॉर्म देयर ऑब्जेक्टिव्स इन ऑर्डर टू चूज, डिज़ाइन और मॉडिफाई अ गेम विच मीट द नीड ऑफ द क्लास, ठीक है। अब टीचर को क्या करना पड़ेगा? कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे ताकि वो किसके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे कि कौन सा गेम चूज़ करना है, या कोई गेम है तो उसको मॉडिफाई कैसे करना है, या उसको डिज़ाइन कैसे करना है, ताकि क्लास की ज़रूरतें, बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। और बच्चों की ज़रूरतों में क्या आएगा? उनकी लर्निंग, आपकी टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स वो सब अटेन हो, तो टीचर उस हिसाब से कोई गेम चूज़ करे, या कोई एग्जिस्टिंग गेम है तो उसे मॉडिफाई करे, या कोई ऐसी नई गेम बनाए। तो वो सब चीज़ें उसने ध्यान में रखनी है, उनको ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब गेमिंग और रोल प्लेइंग के कुछ पर्पसेस होते हैं, वो भी टीचर को ध्यान में रखने पड़ेंगे। और वो पर्पसेस क्या है? ये स्पॉन्टेनिटी ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। क्या पर्पसेस है रोल प्लेइंग और गेमिंग के जो टीचर को ध्यान में रखने हैं? वाइल सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स टू सिलेक्ट अ गेम, मतलब एक गेम को सिलेक्ट करने के लिए उसे कुछ पर्पसेस होते हैं गेमिंग के और रोल प्लेइंग के, जो टीचर को ध्यान में रखने पड़ेंगे ताकि वो कोई गेम सेट कर सके, गेम बना सके, या सिलेक्ट कर सके, या मॉडिफाई कर सके। और ये पर्पसेस हैं स्पॉन्टेनिटी ट्रेनिंग। स्पॉन्टेनिटी ट्रेनिंग क्या है? कोई भी सेट रोल्स एस्टेब्लिश यहाँ पर नहीं किए जाते हैं। अनइनहिबिटेड एक्सप्लोरेशन इज एनकरेज, ठीक है, कि स्पॉन्टेनियस ट्रेनिंग होती है ये, ठीक है। देन स्किल्स ट्रेनिंग, अब जैसे मान लो आपको बच्चे के अंदर किस तरह का बिहेवियर चाहिए, किस तरह का बिहेवियर नीडेड है, आप उस बिहेवियर को प्रैक्टिस कराओगे, ठीक है। आपकी गेम इस तरह से होनी चाहिए कि आपके बच्चे के में या प्यूपिल में आप किस तरह का बिहेवियर चाहते हो, उस हिसाब से आप जो है उसी बिहेवियर को प्रैक्टिस करेंगे। उसकी स्किल ट्रेनिंग इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो स्किल इज रिहर्स्ड और एक्वायर्ड, ठीक है। ड्यूरिंग गेमिंग अ स्किल इज रिहर्स्ड और एक्वायर्ड, ठीक है। देन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, अब फीलिंग ऑफ हेयर एंड नाउ आर डिस्कस्ड, कंसिक्वेंसेज ऑफ फीलिंग्स एक्सप्लोर। अब सेंसिटिविटी में फीलिंग्स के ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाता है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है फीलिंग्स एज वेल एज अल्टरनेटिव के ऊपर, दोनों के ऊपर जो है फोकस किया जाता है। तो गेम से प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला काम भी होना चाहिए। देखिए मैं बड़े सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, अगर पेपर में आया तो आपने ज़रूर लिखना है। पर्पसेस में स्पॉन्टेनिटी ट्रेनिंग, स्किल की ट्रेनिंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड देन सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में क्या आ जाएगा कि कंटेंट को रिव्यू किया जाता है और नए कंसेप्ट जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये पर्पसेस थे। अब देन इसके बाद जो है टीचर इज़ नॉट मेयरली अ जज, ही इज़ अ कोच। तो गेमिंग स्ट्रेटेजी के दौरान देखिए गेमिंग पर आता है तो आपको ये लिखने पड़ेंगे सारे पर्पसेस ऑफ गेमिंग और रोल प्लेइंग मैंने आपको बताए। उसके बाद जो गेमिंग होती है उसमें टीचर का रोल सिर्फ जज की भूमिका नहीं होती, वो एक कोच भी होता है। जज से कोच बनने के लिए कुछ फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि टीचर के अंदर होनी चाहिए वो ये हैं, ठीक है। तो टीचर को कोच बनने के लिए उसके अंदर ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बेसिकली, तो कौन कौन सी है? पहला, फेमिलियरिटी विद गेम, टीचर को भी गेम के साथ फेमिलियरिटी होनी चाहिए। ही मस्ट बी थॉरली फेमिलियर विद द गेम, ठीक है, एज पॉसिबल बिफोर यूजिंग इट। दे शुड प्ले द गेम बिफोर हैंड, मतलब कि टीचर को अगर कोई नई गेम उसने क्लास में खिलानी है तो उसे उसका नॉलेज होना चाहिए, उसे खुद वो गेम खेलनी पड़ेगी पहले, ठीक है, उसके ऊपर ट्रायल करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो वेल ऑर्गेनाइज कर सके उस गेम को और प्रॉपरली प्रिपेयर हो सारे मटेरियल के साथ जो गेम में इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो टीचर को गेम के साथ फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। देन सेकंड पॉइंट इज टीचर विल बी अ पार्टिसिपेंट और नॉट। अभी टीचर डिसाइड करेगा कि उसे उस गेम में पार्टिसिपेट करना है बच्चों के साथ या नहीं करना है, ठीक है। तो कोच बनने के लिए उसे ये भी पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर दे विल एंटर द गेम देमसेल्फ एज अ प्लेयर और रिमेन आउटसाइड द गेम, कि वो भी प्लेयर बनेंगे या गेम से बाहर रहेंगे। देखिए जब टीचर बच्चों के साथ गेम खेलेगा ना तो उससे क्या होगा, जो स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो ट्रेडिशनल गैप होता है वो कम हो जाएगा, बच्चे मोर कॉन्फिडेंट होंगे। तो गेम में अगर टीचर पार्टिसिपेट करे तो अच्छा है, पर ये पूरा टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। कीपिंग द प्ले वॉलेंटरी, अब जो है टीचर को ये जो प्ले है ये वॉलेंटरी रखना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की कि अगर वो क्लास में गेमिंग करा रहा है तो वो बच्चों की पार्टिसिपेशन में वॉलेंटरी है, ज़बरदस्ती बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं करवाना है। अब जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे
उनको भी फ़ायदा होगा क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। और वो ऑब्जर्वेशन करके अपने आइडियाज़ टीचर उनसे बाद में मांग सकते हैं कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया इस गेम के दौरान, आप बताइए। तो वो बच्चे भी जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करेंगे, तो उनमें भी कुछ क्रिटिकल थिंकिंग इन्वोक होगी, है ना। तो उनका भी इसमें फ़ायदा है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ सफिशिएंट टाइम फॉर पोस्ट गेम डिस्कशन एंड प्रोसेसिंग। अब क्या है कि जैसे गेम ख़त्म हुई तो उसके बाद ये थोड़ी ना कि गेम ख़त्म हुई, टीचर गया और बच्चे अगले लेक्चर का वेट करने लग गए, नहीं, आपने सफिशिएंट टाइम भी देना है एज ए टीचर गेम ख़त्म होने के बाद डिस्कशन के लिए और प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, जिसमें डिस्कशन करेंगे लर्नर या बच्चे, प्लेयर। अब ये जो डिस्कशन है, ठीक है, ये जो डिस्कशन है ये कैसे होगा, इसके ये पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये जो मैं आपको बता रहा था टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके 5 पॉइंट हैं जिसमें से मैंने 4 डिस्कस किया और 5वां करना है। पहला क्या है, टीचर गेम के साथ फैमिलियर होना चाहिए, उसे खुद वो भी पहले खेलनी चाहिए और सारे मटेरियल ऑर्गेनाइज करने चाहिए। दूसरा कि टीचर को उसमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, तो ये भी टीचर को पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। वॉलंटरी रखना है गेम में पार्टिसिपेशन को। देन चौथा पॉइंट है कि गेम के बाद डिस्कशन के लिए समय देना है। और 5वां पॉइंट ये है कि टीचर जो होना चाहिए वो विलिंग होना चाहिए ताकि वो गेम को डिज़ाइन कर सके और लिख सके, मतलब रेडीमेड गेम्स ना लाए कहीं से, ठीक है, खुद क्लास की नीड्स को देखते हुए गेम्स को राइट करे या डिज़ाइन करे, ये भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम ये देखते हैं 4th पॉइंट में हमने कहा कि पोस्ट गेम डिस्कशन होना चाहिए। अब ये जो पोस्ट गेम डिस्कशन है, मतलब गेम के बाद का डिस्कशन है, उसमें जो है इसमें आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। अब पोस्ट गेम डिस्कशन के लिए करने के लिए जो अब ये जो पॉइंट होंगे ये प्लेयर्स के लिए लागू हैं। इससे पहले वाले 5 पॉइंट कौन से थे, टीचर के लिए लागू थे, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और ये जो हम 5 चीज़ें देखने वाले हैं, 4-5 पॉइंट, वो गेम के बाद जो डिस्कशन होगा ना उसके लिए प्लेयर्स को कैसे बन के रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, वो ये है कि प्लेयर में एनालाइज देयर ओन एक्शन एंड फीलिंग्स, कि जो प्लेयर होंगे उनको अपनी हरकतें, अपने एक्शन जो उन्होंने किए हैं और जो फीलिंग्स उन्होंने शो की हैं उनको एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। जो डिसीजन उन्होंने गेम के दौरान लिए उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, आपने ऐसा क्यों किया, रैशनलीज ऑफर करने चाहिए, ठीक है। और दूसरे प्लेयर्स ने जो डिसीजन लिए उसके ऊपर भी वो रीज़न दें कि भाई उसने फलाना डिसीजन क्यों लिया होगा गेम के दौरान, ये सब वो सोचें, ठीक है। ये पोस्ट गेम डिस्कशन में प्लेयर्स के लिए काम है। देन प्लेयर में क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द मॉडल, कि प्लेयर भी वैलिडिटी, जो मॉडल जो गेम टीचर ने बनाई थी बच्चों के लिए, अब प्लेयर उसके लिए सजेशन देंगे कि इस गेम में ये कमियां हैं, इसको और अच्छे तरीके से रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है इन सजेशंस के साथ। तो बच्चे बताएंगे कि जो टीचर ने गेम बताई थी इसमें ये कमियां हैं और इसको अच्छी तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। तो मीन्स दे मे क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द मॉडल, ये भी डिस्कशन में आएगा। देन तीसरी बात जो आएगी वो क्या आएगी कि प्लेयर्स में कंपेयर द गेम्स कंसेप्ट टू सिमिलर कंसेप्ट विद विच दे आर फेमिलर, कि जो गेम में कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है उन्हें वो अपने जो कंसेप्ट उनको ऑलरेडी पता है, फेमिलियर है, उनके जो कंसेप्ट है उनके साथ रिलेट करें, कंपेयर करें, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि जो बच्चे प्लेयर हैं वो ये एनालाइज करें कि क्या उनमें कमियां रह गई हैं और कौन सी स्किल्स उन्हें सीखनी बाकी हैं, ठीक है। तो प्लेयर को डिस्कशन करने के बाद क्या क्या ध्यान में रखना है, जो डिस्कशन होगा गेम के बाद उसमें प्लेयर क्या करेगा, नंबर 1 अपने एक्शंस और फीलिंग्स को एनालाइज करेगा, उन्होंने कौन से डिसीजन गेम के द्वारा लिए, गेम में लिए, वो क्यों लिए उसको बताए, और अदर प्लेयर्स ने जो डिसीजन लिए थे वो क्यों लिए होंगे वो भी बताए। देन जो मॉडल टीचर ने यूज़ किया था एज अ गेम उसमें इम्प्रूवमेंट के सजेशन बताए और उसको दोबारा अच्छी तरह से रीऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी प्लेयर बताए। देन गेम के कंसेप्ट को फैमिलियर कंसेप्ट के साथ कंपेयर करें और जो स्किल उन्होंने अभी उनके अंदर नहीं है, वो जो सीखनी उनको चाहिए उसको भी वो एनालाइज करे। तो ये पोस्ट गेम डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद जो है अब हम चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। देखिए ये 2 टॉपिक हैं, सिमिलर हैं और आपको ये आते भी होंगे, इसलिए मैं बिल्कुल 5 मिनट में ये आपको बताऊंगा और ख़त्म करूंगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, एक तो ये हो गया कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कौन से फैक्टर इन जनरल अफेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्लासरूम के अंदर टीचिंग लर्निंग को कौन कौन से कारण फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, और उसके बाद ये वीडियो ख़त्म है। यही बस इतना सही पेज हम आप के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। तो ये कुछ 18-19 फैक्टर्स हैं
तो आप जल्दी से देखिएगा। सबसे पहला पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लर्नर। तो एटीट्यूड जो है लर्नर का कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसका फ़र्क पड़ता है। बच्चे की इच्छा है सीखने की, मेंटली वो प्रिपेयर्ड है सीखने के लिए या नहीं है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं लर्निंग के लिए। अगर वो मेंटली प्रिपेयर्ड है, एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो वो आसानी से सीखेगा। देन इंटरेस्ट ऑफ लर्नर इन सब्जेक्ट मैटर। अब जो सब्जेक्ट मैटर आप पढ़ा रहे हो, क्या बच्चा उसमें इंटरेस्टेड है, क्या उसको वो तरीका पसंद आ रहा है, क्या उसको सब्जेक्ट मैटर पसंद आ रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देन अब देखिए, इसमें मुझे हार्ड एंड फास्ट आपको कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप से आप लिख सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज नीड फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफर्ड, कि जो इन्फॉर्मेशन आप बच्चे को दे रहे हो, जो आप उसको पढ़ा रहे हो, क्या बच्चे को उसकी ज़रूरत है। अगर उसको लगता है कि मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, तो वो नहीं ध्यान देगा, उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, वो नहीं सीखेगा। ठीक है। देन आईक्यू लेवल ऑफ लर्नर। अब लर्नर का आईक्यू लेवल भी डिपेंड करता है। अब मान लो लर्नर का आईक्यू लेवल कम है और आप अपनी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है वो कुछ उस आईक्यू लेवल के हिसाब से नहीं दे रहे हो बच्चे को, तो समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो आईक्यू लेवल पर भी डिपेंड करता है। फिफ्थ पॉइंट है क्लियर कट एंड पर्पसफुल टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, की जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए हैं टीचर ने, वो क्लियर कट होने चाहिए और पर्पसफुल होने चाहिए। ठीक है। अगर क्लैरिटी होगी तभी तो वो अच्छी तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैरी आउट कर पाएगा टीचर, है ना। देन नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू द टीचर। अब जो टीचर पढ़ा रहा है, उस सब्जेक्ट मैटर का ज्ञान अगर टीचर को है तो बच्चा आसानी से सीखेगा। अगर नहीं है टीचर को, टीचर खुद ही कंफ्यूज है, तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। टीचिंग कॉम्पिटेंसी। अब टीचिंग कॉम्पिटेंसी क्या है कि कॉम्पिटेंट टीचर होगा तो लर्निंग जो है वो एनहांस होगी। लेकिन अगर टीचर इनकॉम्पिटेंट है तो लर्निंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी। इट विल हिंडर द लर्निंग प्रोसेस। इनकॉम्पिटेंट टीचर विल हिंडर द लर्निंग प्रोसेस। मतलब वही बात है कि सब्जेक्ट मैटर सही है और पढ़ाने में सक्षम है तो जो है लर्निंग आसान रहती है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। देन कम्युनिकेशन एबिलिटी ऑफ द टीचर। अब टीचर की कम्युनिकेशन एबिलिटी कैसी है। मान लो टीचर बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन वो अपने बच्चों तक वो बात, वो आइडिया नहीं पहुंचा पा रहा है जो वो ज्ञान देना चाहता है। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं अपने इस लेक्चर में आपको जो समझाना चाहता हूँ, अगर आप वो नहीं समझ पा रहे हैं मेरे कम्युनिकेशन की वजह से, जैसे मेरी लैंग्वेज ठीक नहीं है, ठीक है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है और आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो क्या है, तो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव होगी, अफेक्ट होगी, प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना क्लासरूम में, वो भी इफेक्टिव यूज़ करना, प्रेजेंटेशन पीपीटीज यूज़ करना, ठीक है, वीडियोस के माध्यम से पढ़ाना। तो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से भी जो है बच्चा ज़्यादा सीखता है। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस जो हैं बच्चों की यूज़ होती हैं। जैसे आप वीडियो या प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ाएंगे, पिक्चर्स के माध्यम से, तो बच्चा देखेगा भी, सुनेगा भी, ठीक है। और अगर उससे एक्टिविटी भी करा देते हैं तो लर्निंग बाय डूइंग भी हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा सेंसेस इस्तेमाल होंगी टीचिंग लर्निंग उतनी ज़्यादा अफेक्टेड होगी। ठीक है। देन एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर। अब लर्नर की पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर लर्नर पैसिव होगा, एक्टिव नहीं होगा, मतलब सुन ही रहा है, तो जो होगी लर्निंग कम होगी। लेकिन आप उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन करा देते हो, उसको एनकरेज करते हो पार्टिसिपेट करने में, लर्निंग में, तो वो ज़्यादा सीखेगा। ठीक है। देन 11th पॉइंट इज सब्जेक्ट मैटर पर्टिनेंट टू लर्नर नीड्स। सब्जेक्ट मैटर पर्टिनेंट टू लर्नर नीड, तो लर्नर के रेलिवेंट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। अब लर्नर को लगेगा कि मतलब मेरी ज़रूरत के हिसाब से मुझे पढ़ाया जा रहा है, मेरे लिए ज़रूरी है, तो वो सीखेगा। अगर उसको लगेगा मेरे लिए ज़रूरी नहीं तो नहीं सीखेगा, है ना। देन फिजिकल फैसिलिटीज़ में क्या आ जाएगा, जैसे कि अपने कंटेक्स्ट में बात करें हम तो क्लासरूम की अगर हम बात करते हैं, जैसे क्लासरूम बढ़िया है, स्कूल में लाइब्रेरी है, लैब्स हैं, ठीक है, या बाकी सब चीज़ें हैं या नहीं है, तो सेटिंग सही होनी चाहिए। तो फिजिकल फैसिलिटीज़ जो है वो बच्चे को मिल रही है या नहीं मिल रही है, इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। देन इज रिवार्ड एंड फेलियर जो है दे आर द की एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। अब रिवार्ड है या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप बच्चे को देते हो, जैसे मान लो आपने बच्चे से कुछ पूछा, उसको समझ नहीं आया, उसने गलत जवाब दे दिया, तब भी आप उसको रीइंफोर्स करेंगे। आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हें पता नहीं लगता। तुम उसको सिखाओगे कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, इसको इस तरह से किया जाता है और आपने थोड़ी कोशिश की, बहुत अच्छे। तो इस तरह की रीइंफोर्समेंट अगर आप दोगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो उससे बच्चा जो है वो खुश होगा और पढ़ने सीखेगा। लेकिन अगर आप उसको रिवार्ड नहीं देते हो, अगर बच्चा मान लो फेल हो गया आपका जवाब देने में, तो उसको डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है। तो आपने फील नहीं होने देना बच्चे को, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आपने कभी नहीं देनी। ठीक है।
देन रिवार्ड एंड फेलियर के बाद आ गया आपका टीचिंग मेथड। तो अब सब्जेक्ट मैटर, आपको, आप टीचर हो और आपको सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन आपका टीचिंग करने का तरीका सही नहीं है, तो वो भी गलत है, ठीक है। तो टीचिंग मेथड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी वजह से भी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उस पर फ़र्क आता है। देन हेल्थ, अगर चाइल्ड हेल्दी नहीं है तो वो सीखेगा कैसे, ठीक है। बोलते एक लाइन इसमें डाल देना, अ हेल्दी चाइल्ड, ये 15th पॉइंट है, अ हेल्दी चाइल्ड इज़ अ वेल्दी चाइल्ड, ठीक है, कि हेल्दी चाइल्ड ही वेल्दी चाइल्ड होता है। और जो बच्चे की हेल्थ है बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है जो कि बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करती है, ठीक है। क्योंकि बीमार बच्चा है, मान लो क्लास में बैठा है, तो वो नहीं सीख पाएगा, है ना। तो बहुत से क्लास लेसन को वो मिस भी करेगा और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पुअर होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रेडीनेस एंड मैच्योरेशन। अब ये रेडीनेस और मैच्योरेशन क्या है? मैच्योरेशन मतलब मैच्योरिटी, ठीक है। मैच्योरेशन और रेडीनेस जो है ये आपस में ट्विन कंसेप्ट होते हैं जो कि लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। मैच्योरेशन क्या है? क्वालिटेटिव इंक्रीज इन फिजियोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड, कि चाइल्ड की फिजियोलॉजी में क्वालिटेटिव इंक्रीज आना, फिजियोलॉजी मतलब फिजिकली, ठीक है। तो अब कैसे है? जैसे जैसे ये जो मैच्योरेशन है ये समय के साथ आती है, ठीक है, समय के साथ आती है, नेचुरल है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, इंडिविजुअल की एज बढ़ती है और हर ऑर्गन जो शरीर का होता है हिस्सा, वो मैच्योर होता है, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चे का हर ऑर्गन मैच्योर होगा, उसमें चाइल्ड की लर्न करने के लिए रेडीनेस जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। अब एज जैसे जैसे बढ़ती है बच्चे की, क्रोनोलॉजिकल एज के साथ भी मैच्योरेशन बच्चे की बढ़ती है। विदाउट डाउट द एज ऑफ चाइल्ड डिटरमाइन व्हाट ही और शी विल लर्न एंड हाउ और शी लर्न इट। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बच्चे को पता चल जाएगा कि बच्चे को क्या सीखना है और कैसे उसने सीखना है, ठीक है। तो रेडीनेस, मैच्योरेशन, मेंटल और क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो इससे भी टीचिंग लर्निंग में फ़र्क पड़ता है। मोर मैच्योरिटी मीन्स बच्चे ज़्यादा रेडी होगा पढ़ने के लिए और वो ज़्यादा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होगी इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो रेडीनेस और मैच्योरेशन से भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट इज सेल्फ इमेज परसेप्शन, ठीक है। क्या है अगला? 17th पॉइंट है सेल्फ इमेज परसेप्शन। अब देखो, ये एक वे होती है जिसके द्वारा इंडिविजुअल बच्चा जो है अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से वो कैसा मानता है, उसकी अपने दिमाग में अपनी कैसी इमेज है, इसका भी फ़र्क पड़ता है। अगर बच्चे को अपनी इमेज डाउन लगती है, उसे डर लगता है, ठीक है, उसे लगता है कि मेरी इमेज डाउन है, तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा इन्वायरमेंट में। लेकिन उसे लगता है कि नहीं मेरी इमेज अच्छी है, वो कैसे परसीव करता है अपने आप को, इसका भी फ़र्क पड़ता है एनवायरनमेंट में। जो बच्चा अपने आप को बड़ा ज़्यादा लो परसीव करता है तो उसमें लो सेल्फ कंसेप्ट आ जाएगा, लो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उसके सेल्फ इस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 18th पॉइंट की। 18th पॉइंट इज़ मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन क्या है? दिस इज़ अ फोर्स, अ प्रोपेलेंट, अ पुश दैट एक्टिवेट्स अ चाइल्ड टू लर्न। मोटिवेशन एक फोर्स है, एक पुश है, एक प्रोपेलेंट है, ठीक है, जो एक बच्चे को सीखने के लिए एक्टिवेट करता है, ठीक है। अगर बड़े सिंपल शब्दों में बच्चा मोटिवेट होगा तो सीखेगा, नहीं मोटिवेट होगा तो नहीं सीखेगा। देन द नेचर ऑफ पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस। अब पीयर ग्रुप का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। पीयर ग्रुप का क्या मतलब है? फ्रेंड्स, किस तरह के बच्चे के दोस्त हैं, ठीक है, और वो उसके साथ किस तरह से बात करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, वो ही बच्चे के ऊपर फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसके दोस्त हैं, उनका बिहेवियर जैसा होगा ना, उस बच्चे का बिहेवियर भी वैसा बन जाएगा, उसका एटीट्यूड भी वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो पीयर ग्रुप का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है क्योंकि वो अपने दोस्तों के बिहेवियर को कॉपी करते हैं, ठीक है। और ये जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, ये भी चाइल्ड की लर्निंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब हम, ये तो हो गए आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, याद रखिएगा। अब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, थोड़े से इसी की तरह लगेंगे आपको, 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग इन क्लासरूम, ध्यान देखिएगा, उधर पेपर में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आ रहा है या टीचिंग लर्निंग इन क्लासरूम आ रहा है ना। तो देख लीजिएगा, हालांकि कुछ चीज़ें सेम ही होंगी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है क्लासरूम के लिए, वो आ जाती है एजुकेशनल फैसिलिटीज़, फिर आता है टीचिंग मीडिया, टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथड। देखो 3 टीचिंग आ गए, टीचिंग मीडिया, टीचिंग एड एंड टीचिंग मेथड। फिजियोलॉजिक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, सिलेबी यानी कि सिलेबस और लेसन प्लान, ठीक है। देन
असेसमेंट मैंने 9th वाला बाद में लिखा है, 10th वाला पहले लिख दिया, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं, यही हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और वीडियो खत्म, है ना। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में क्या आ जाएगा, क्लासरूम में एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में क्या आ जाएगा कि क्लासरूम में जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो कैसी हैं। अगर फैसिलिटीज़ क्लासरूम में एडिक्वेट हैं, ठीक है, तो बच्चे और टीचर्स को ईजी हो जाएगा इनोवेटिव टच लर्निंग सिस्टम प्रोवाइड करना। जैसे मान लो स्मार्ट क्लास है, ठीक है, तो स्मार्ट क्लास होगी तो टीचर आसानी से अपना कंटेंट डिलीवर कर पाएगा, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर लेगा, वीडियोस का इस्तेमाल कर लेगा, इंटरनेट का इस्तेमाल कर लेगा। बाकी और कंडीशंस जो है वो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में यही चीज़ें आ जाती हैं, आप यही लिख देना, ठीक है, ज़्यादा मैं इसमें नहीं जाऊँगा, आप अपने वर्ड्स में लिखिएगा। देन कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ टीचिंग मीडिया। मीडिया एक ऐसा टूल है जिसको आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्लासरूम में इस्तेमाल कर सकते हो, और वो जितना अच्छा मीडियम आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा लर्निंग होगी। जैसे कि वाइट बोर्ड का इस्तेमाल, बोर्ड मार्कर्स का इस्तेमाल, रूलर्स का इस्तेमाल। अब इन टूल्स के साथ जो है लर्निंग आसानी से की जा सकती है। देन टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स में क्या आ जाएगा, दैट कैन बी यूज इन लर्निंग इन द क्लासरूम। ठीक है, दीज आर द एड्स दैट कैन बी यूज इन क्लासरूम। इन एड्स में क्या आ सकता है, कुछ प्रॉप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है लर्निंग में। ठीक है, सम ऑफ द पर्पजेज ऑफ टीचिंग एड यूज्ड इन द लर्निंग, कुछ पर्पजेज ऑफ टीचिंग एड में यूज़ करते हैं लर्निंग के, वो क्या है, मतलब टीचिंग एड हम क्यों यूज़ करते हैं, पर्पजेज क्या है टीचिंग एड के यूज़ करने से। इससे स्टूडेंट जो होते हैं कंसेप्ट को बड़े आसानी से सीख लेते हैं, और एक्टिविटीज़ इसमें भी आ जाती हैं। टीचिंग एड में आप बच्चों से एड्स के साथ एक्टिविटीज़ करा सकते हो, प्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और एक लर्निंग का डिफरेंट एटमोसफियर प्रोवाइड करते हो। देन कम्स टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में क्या हो जाता है कि आप कौन सा टीचिंग मेथड बच्चों को यूज़ कर रहे हो। डिस्कशन मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, डिस्कवरी मेथड है। तो उस मेथड्स किस मेथड से आप बच्चों को पढ़ा रहे हो उसका भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में क्या आ जाता है कि साइकोलॉजी स्टूडेंट्स की कैसी है, टीचर्स की कैसी है क्लासरूम में, तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्लासरूम टीचिंग में। देन कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग। अब जो टीचिंग लर्निंग किस कंटेक्स्ट में आप पढ़ा रहे हो, मटेरियल जो आप दे रहे हो बच्चों को, अगर वो सही है तो टीचिंग लर्निंग में फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं पड़ेगा। ठीक है, कंटेक्स्ट क्या है टीचिंग लर्निंग का, कल्चर क्या है टीचिंग जो आप प्रोवाइड करते हो क्लासरूम में, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। अपने हिसाब से आप इसको लिखिएगा। देन सिलेबस। अब सिलेबस जो है करिकुलम के हिसाब से जो सेट किया जाता है, देखो करिकुलम होता है, उसके हिसाब से जो आपने सिलेबस प्रिपेयर किया है, तो वो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कि कॉम्पिटेंस की स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इंडिकेटर्स क्या है, पर्पस क्या है लर्निंग के, ये सब क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। देन लेसन प्लान। तो लेसन प्लान जो है, अगर टीचर ने लेसन प्लान बनाया होगा, ढंग से बनाया होगा, करिकुलम को ध्यान में रख के बनाया होगा, तो अच्छी तरह से टीचिंग लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट क्या है, असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन स्टूडेंट अचीवमेंट। तो आप क्या करते हो, स्टूडेंट ने कितना अचीव किया, ठीक है, वो सब आप उसको आप कैसे पता करोगे, असेसमेंट के थ्रू। ठीक है, और टीचर को इससे पता चलता है कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, मेरा जो मटेरियल है पढ़ाने का वो सही है, क्योंकि बच्चा सीखेगा। अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो टीचर का मटेरियल सही नहीं है, इसका मतलब ये है। तो सब चीज़ें असेसमेंट से पता चलती हैं। देन टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। लर्निंग रिसोर्सेज यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वेरी एफर्ट द लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम। तो आपके टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज जो आप इस्तेमाल करते हो क्लासेस में, वो भी इफ़ेक्ट करते हैं लर्निंग प्रोसेस को। देन टेक्नोलॉजी इज़ द लास्ट ऑप्शन। तो टेक्नोलॉजी में वही है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हो स्टडीज़ में, ये सब चीज़ें क्लासरूम टीचिंग को अफेक्ट करती हैं, टीचिंग को भी लर्निंग को भी। तो दोस्तों इसी के साथ जो है ये टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यूनिट 4 में मैं बस यही 2 वीडियोस बनाऊंगा। इसके अलावा मुझे पता है आपने पहले वाले चैप्टर्स कर लिए होंगे इस यूनिट के, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये चैप्टर ज़्यादातर लोग स्किप करते थे, इसलिए मैंने ये आपको करा दिया। तो हिमाचली यूथडा विशेज़ ऑल ऑफ़ यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बाय बाय।